आप सभी को नमस्कार। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता आज के समय में एक ऐसा विषय है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें समझना होगा कि आखिर बच्चों में लर्निंग गैप क्यों आ रहा है और कैसे हम उन बच्चों की पहचान करें जो किसी अक्षमता से ग्रस्त हैं। मेरा ये प्रयास कोशिश है उन बच्चों के बारे में थोड़ा-सा बताने की जिन्हें अधिगम अक्षमता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्षमता का अर्थ अधिगम अक्षमता पद दो अलग-अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है, जबकि अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव से है। इस प्रकार सीखने की क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति अधिगम अक्षमता कहलाता है। अब ये अधिगम अक्षमता इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों बन गया? आखिर क्या ज़रूरत है हमें इसे पढ़ने की? तो आज के समय में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी लगभग 60% बच्चों को अपना विषय बना चुकी है। यानी हमारे समाज के 60% बच्चे अधिगम अक्षमता से ग्रस्त हैं। या तो उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई विकार है और कुछ भी नहीं है तो एडीएचडी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये बच्चों में पाया जा रहा है। और ऐसे में माता-पिता की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ शिक्षकों की भी ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे समझें। तो आइए जानते हैं सब कुछ। इस प्रकार अधिगम अक्षमता का आशय सीखने की क्षमता की कमी से है। अब सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता या योग्यता कमी या अनुपस्थिति से लिया जाता है। अब सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चों को, तो सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। और अधिगम अक्षमता शब्द इससे बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ा है। आज के समय में अधिगम अक्षमता बहुत कम प्रचलित शब्द है, बहुत कम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा, उन्हें यही लगता है कि उनके बच्चे में कहीं कोई समस्या नहीं है। बट मैं आपको बता देना चाहूँगा, आगे अभी आप विशेषताओं के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अगर आप देखेंगे, आप विश्वास करिए 60% से ज़्यादा बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त हैं। उन्हें ज़रूरत है आपके सहयोग की, आपके द्वारा उनका ध्यान दिए जाने की, जिससे कि वो इस समाज की मुख्य धारा में जुड़ कर के शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया। शब्दों को ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी परिभाषा आपको बोर करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि वास्तव में अधिगम अक्षमता से आशय है किस चीज़ से। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन या लेखन, याद रखिएगा, बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, स्लो काम करना, विकृति, गलत करना या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक और व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है। यानी बच्चा अगर सोशली, मेंटली और इमोशनली कहीं न कहीं डाइवर्ट हुआ है, तो वो मानसिक मंदता का शिकार हो जाता है। और ऐसे में संवेदी अक्षमता और सांस्कृतिक अनुदेशक कारकों के कोई योगदान नहीं है। यानी ये मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता या सांस्कृतिक अनुदेशन का कारक नहीं है, ये मस्तिष्क विरूपता का रीज़न है। ये सैमुअल किर्क ने 1963 में कहा। ऐतिहासिक विकास के क्रम को अगर देखें तो अधिगम अक्षमता सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा परिभाषित की गई और आज भी ये सार्वभौम और सर्वमान्य है। यद्यपि न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता नाम इसे औषधि विज्ञानियों और चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा दिया गया। मनो स्नायु जनित विकलांगता का नाम इसे
मनोवैज्ञानिकों और स्नायु वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। अतिक्रियाशीलता मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे नाम दिया गया। न्यूनतम उपलब्धता शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे दिया गया। लेकिन इन शब्दों के प्रयोग के साथ साथ अधिगम अक्षमता सर्वप्रथम सबसे प्रचलित शब्द है। अब अधिगम क्षमता की क्या विशेषताएं हैं? अधिगम क्षमता आंतरिक होती है, ये कोई बाहरी बात नहीं है। यह स्थायी स्वरूप होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष के रूप में आजीवन विद्यमान रहता है। अगर व्यक्ति अधिगम क्षमता से ग्रस्त है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप उसे समाप्त नहीं कर सकते, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। यह कोई विकृति नहीं है बल्कि विकृतियों का समूह है। ये एक डिफिशियंसी नहीं है, कई डिफिशियंसी का ये एग्रीगेट है, उसका कुल है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। ये स्पेशल लोग होते हैं। चूंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, इसलिए यह एक जैविक समस्या है, बायोलॉजिकल समस्या है और अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है। यानी अधिगम क्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ एक साथ भी हो सकते हैं। अब बच्चों में क्षमता के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना होगा इसे। और अगर आप अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं तो सही में आप अपने बच्चों के बीच में मानसिक मंदता, अधिगम क्षमता और पिछड़ेपन में भेद कर पाएंगे। आप जरा इसे देखें तो अधिगम क्षमता के निम्न लक्षण हैं। बिना सोचे विचारे काम करना, अगर बंदा तुरंत रिएक्ट करता है मतलब कुछ है प्रॉब्लम। उपयुक्त आचरण ना करना, जो सामान्य बिहेवियर है उससे हट के काम करता है। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, बच्चे में निर्णय की क्षमता नहीं है, स्वयं के प्रति लापरवाही है, वो अपने कपड़ों, अपने आप के प्रति केयर नहीं करता, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता, सामान्य ध्वनि और दृश्यों के प्रति आकर्षण होता है, कुछ भी बज रहा है खड़ा हो जाता है, देखने लगता है। मीन्स बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाने वाला व्यक्ति, कम ध्यान केंद्रित करने वाला या ध्यान का भटकाव रखने वाला, भावात्मक अस्थिरता रखने वाला, इमोशनली जिसके बारे में हम कह ना सकें ये क्या करेगा, एक ही स्थिति में शांत और स्थिर रहने में असमर्थता। अगर उसे आप शांत बिठाएं तो वो शांत नहीं बैठ सकता, वो कहीं ना कहीं अपने पैर चलाना, हाथ चलाना, उंगली चलाना, कुछ ना कुछ करने लगेगा। स्व प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। सामान्य से ज्यादा सक्रियता, एक्टिव बहुत होगा। गामक क्रियाओं में बाधा, मूवमेंट में डिस्टर्बेंस रहेगा, कार्य करने की मंद गति, कोई भी काम दोगे धीमे गति से करेगा, सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए भी एक से अधिक बार प्रयास करना, सामान्य सी बात कहोगे नहीं कर पाएगा एक बार में, कई बार में करेगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल न होना, ऐसे ये लक्षण हैं। क्षीण स्मरण शक्ति होना, याददाश्त की कम क्षमता होना, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना, प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, अपनी बात को सही से साबित नहीं कर पाना या अपनी बात ना कह पाना, इस तरीके की कुछ दोष बच्चों में पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे में है या आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों में से है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण, अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की अक्षमताएं ये हो सकती हैं। तो अधिगम क्षमता एक बृहद प्रकार को कई प्रकार से विभेदीकरण किया जा सकता है। ये अपने उद्देश्यों के अनुकूल किया जा सकता है, जिसमें पहला डिसलेक्सिया है जो पढ़ने संबंधी विकार है, दूसरा डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी विकार है, डिसकैलकुलिया है जो गणित कौशल संबंधी विकार है, डिस्फेसिया है जिसे कि वाक क्षमता संबंधी विकार कहते हैं, डायस्प्रैक्सिया है लेखन और चित्रांकन संबंधी प्रॉब्लम होती हैं इसमें, डाइस ऑर्थोग्राफिया है जो वर्तनी संबंधी है, गलत लिखता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बात सुन करके सही नहीं समझ पाता है, श्रवण संबंधी विकार है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर है, चीजें दिखाई देती हैं लेकिन देखने के बाद भी उसे नहीं समझ में आता, यानी चीजों को उल्टा सीधा देखता है या सही से चीजों को समझता नहीं है। सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बात सुनने समझने के बाद सही से समझता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। या ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है, बंदा अपनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं रख पाता और सबको एक साथ रख करके जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाता, यानी सामान्य लॉजिक और विवेक का प्रयोग नहीं करता। तो इन सभी को अगर आप ढंग से देखें तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों में इनकी
उपस्थिति पाते हैं और इसके आधार पर हमें ये नहीं मान लेना कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा कोई मनोरोगी है, बट निश्चित तौर पर बच्चे में कुछ कमी है और हमारा केयर, हमारी सावधानी और हमारी सही प्लानिंग बच्चे को एक सही दिशा दे सकती है। अब हम इनका एक-एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। डिस्लेक्सिया मोस्ट कॉमन हैपनिंग डिजीज़ है, पढ़ने संबंधी विकार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच। इसमें जब कभी भी टफ लैंग्वेज होगी तो बच्चा फ्लंबिंग करेगा, नहीं बोल पाएगा, स्टैमरिंग करेगा या गलत शब्द निकलेंगे। वर्ष 1887 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा इस शब्द को खोजा गया। इसे शब्द अंधता भी कहते हैं, मतलब सही शब्दों का ना पहचान पाना। डिस्लेक्सिया को भाषा के लिखित मौखिक और ये भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है, कॉमन डिजीज है। डिस्लेक्सिया के निम्न लक्षण हैं: वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, पूरे लेटर्स नहीं पढ़ पाएगा, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, अलग अलग ध्वनियों को नहीं उच्चारण कर पाएगा, एकाग्रता में कठिनाई, इसका उच्चारण दूसरे में बताएगा, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप करना, सही उच्चारण ना करना, उच्चारण छुपा देना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना। जैसे कि अगर आप लड़की लिख रहे हैं तो वो लकड़ी पढ़ सकता है, लटका लिख रहे हैं तो लकट लिख पढ़ता है, नाम को मान पढ़ता है, शावक को शाक पढ़ता है। तो ऐसे में ये डिस्लेक्सिया हो सकता है। वर्तनी दोष पीड़ित होता है, यानी ये बच्चा गलत लिखता भी है, सामान्य उच्चारण करने वाली ध्वनियों को नहीं पहचान पाता है। इसमें शब्दकोश का आघात होता है, यानी इस बच्चे को बहुत सारी मीनिंग नहीं याद होंगी, क्षीण स्मरण शक्ति होगी, याददाश्त की कम क्षमता होगी। डिस्लेक्सिया के लिए भारत में डिस्लेक्सिया अर्ली लिसनिंग टेस्ट और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यूरोप और पाश्चात्य देशों में कई और टेस्ट भी प्रचलित हैं। इसका उपचार, डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है, चूंकि ये वोकल है, इसलिए इसको उचित शिक्षण अधिगम पद्धति द्वारा निम्नतर स्तर पर लाया जा सकता है, यानी बार-बार प्रैक्टिस करा के आप बच्चे की जो ये स्पीच लैकनेस है इसको बढ़ा सकते हैं, लैकनेस कम कर सकते हैं और स्पीच कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बट डिस्लेक्सिया फिनिश नहीं होता, कंप्लीट इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। डायस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन अक्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग एंड डिसेबिलिटी 2006 के अकॉर्डिंग ये डिफिनीशन है। डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं: लिखते समय स्वयं से बातें करना, बार बार बड़बड़ाना, अशुद्ध वर्तनी रखना और अनियमित और गलत आकार वाले शब्दों को लिखना, पठनीय होने पर भी कॉपी में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ और लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना, यानी बहुत नीचे जाकर के वो पेन को या पेंसिल को पकड़ेगा। अपठनीय हस्तलेखन, लिखते समय बहुत गंदा सा लिखेगा, ऊपर नीचे लाइनों पर लिखा जाना, शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ना, ये अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये डिस्ग्राफिया की निशानी है। उपचार, चूंकि ये लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके लिए आवश्यक है कि इसके अधिगम क्षमता से ग्रसित बच्चे को लेखन के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे राइटिंग कराई जाए, जिससे कि वो पर्याप्त अभ्यास करके सही लिख सके। अब डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है। यह व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों के अर्थ को सही समझने की अयोग्यता होती है और अंकगणितीय समस्याओं को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता। डिस्कैलकुलिया के निम्नलिखित लक्षण हैं: नाम और चेहरा पहचानने में कठिनाई, अंकगणित संक्रियाओं को समझने में कठिनाई, अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, यानी जब वो कैलकुलेशन करेगा भी तो भी गलत करेगा। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग, अगर बाई चांस वो बार-बार गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करता है, मेंटली कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बच्चा मुश्किल में है। वित्तीय योजना और बजट बनाने में कठिनाई, चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई, यानी ये बच्चा कॉन्फिडेंट होकर के कभी भी अपने फाइनेंशियल वर्क नहीं कर पाता है। दिशा ज्ञान का अभाव, अल्प समझ, नगद भुगतान या अंतरण से डर होना, पठनीय होने पर भी कॉपी में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना।
लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ और लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना, लाइनों के ऊपर नीचे शब्दों को लिखना और अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। डिस्कैलकुलिया के कारण इसका मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की कार्य विरूपता को पाना जाता है। यानी डिस्कैलकुलिया का रीजन मन का डिस्टरबेंस है। कभी कभी तार्किक चिंतन की क्षमता के कारण अब कार्यकारी स्मृति भी कम होती है और डिस्ग्राफिया भी उत्पन्न हो जाता है। डिस्कैलकुलिया का उपचार, क्योंकि डिस्कैलकुलिया का उपचार उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपना करके डिस्कैलकुलिया को कम किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को लगातार अगर आप अभ्यास कराएंगे तो उसे किस तरीके से किसी चीज का अर्थ समझना है या कैसी प्रक्रिया अपनानी है, इस पर वो अपनी रणनीति बना सकता है। तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चे को सिखाया जाए, गणित के तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए, उसे थोड़ा-सा रिलैक्स दिया जाए कि आप आसानी से तैयार करें। फ्लैश कार्ड और कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करके उसे सिखाने की कोशिश की जाए। गणित को सरल बनाया जाए और ये बताया जाए कि यह एक कौशल है, जिसे अर्जित किया जा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है। नाउ चौथा जो अधिगमक क्षमता है, डिस्फेसिया। डिस्फेसिया वाक संबंधी विकार है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिस धन फासिया से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ है डिस का अर्थ है अक्षमता और फासिया का अर्थ है वाक पटुता, जिसका मतलब ये हुआ कि डिस्फेसिया शब्द का अर्थ वाक अक्षमता से है। इस तरीके से व्यक्ति मुख्य रूप से जहां पर उसको क्षति ब्रेन में हुई है, वहां पर वो अपने बोलने की क्षमता को खो देता है और इसे हम डिस्फेसिया के नाम से जानते हैं। डायस्प्रैक्सिया अगला विकार। डायस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार है। ये मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी क्षमता को दिखाता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे 4 को उल्टा बनाते हैं, 6 को 9 जैसा बना देते हैं, 7 को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। ऐसा जो विकार है ये आपका लेखन संबंधी या चित्रांकन विकार है। डायस ऑर्थोग्राफिया, इसे हम वर्तनी संबंधी विकार कहते हैं और इसके बाद ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति श्रवण संबंधी विकार क्षमता से ग्रसित होता है। इसमें आवाज को सुन करके उसके अर्थ को समझना और उसके अंतर कर पाने में समस्या होती है। व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच की आवाज को पहचान नहीं पाता है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, जो देखने के बाद चित्रों की समझ हमारे दिमाग में बनती है या जो देख करके हम जिसको जो समझते हैं, उसे हम दृक्ष प्रत्यक्षण क्षमता विकार कहते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से ओल्ड एज में हमारी विज़न लो होने के कारण हम किसी को देख कर के किसी और की चीज़ें समझ लेते हैं या उसको कोई और समझ लेते हैं। यह चीज़ शुरुआत में बच्चों के माइंड में आ सकती है और चित्रों, प्रतीकों, मानचित्रों आदि को पहचानने में उन्हें दिक्कत होती है और इसके अर्थ को समझने में समस्या होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की गई जो सूचना है उसे दिमाग तक ले जा कर के समझने और उसके हिसाब से प्रयोग करने में अक्षम रहता है और ये इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार होता है। यानी बच्चे की कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें डिस्टर्ब होती है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, इसमें संगठनात्मक पठन संबंधी विकार होते हैं जिसमें कि बच्चा अपनी चीज़ों को आसानी से सही से समझ नहीं पाता या सही से बैलेंस नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये 10 अधिगम अक्षमताएँ हुई जिनको अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। प्रायः अधिगम अक्षमता के साथ-साथ बच्चों में 12 से 24% तक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसे हम एडीएचडी कहते हैं। इसमें बच्चा ज़्यादा सक्रिय होने के कारण अपने ध्यान में कमी पाता है और किसी चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता, इन दोनों प्रत्ययों के बारे में समझते हैं। तो अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता पद सामान्यतया
आम आदमी एक-दूसरे के पर्याय के रूप में समझता है और भ्रमवश वे दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये सर्वथा गलत है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में स्पष्ट अंतर है, जिसे आप इन परिभाषाओं में देख और समझ सकते हैं। अधिगम अक्षमता को लिखित और मौखिक रूप से भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कार्यविरूपता के रूप में देखा जा सकता है। यानी अधिगम अक्षमता जो है, ये मात्र शैक्षिक परिवेश है और शैक्षिक संदर्भ को लेकर के बताई गई है, जबकि मानसिक मंदता विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बौद्धिक विकास या औसत बुद्धि वाले बालकों से अपने में को कम विकसित पाता है और ये सामान्यतया किसी भी संदर्भ में हो सकती है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अधिगम अक्षमता औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। मानसिक मंदता बुद्धि लब्धि प्राप्तांक 70 या उससे कम प्राप्तांक वाला होता है। अधिगम अक्षमता से आशय मस्तिष्क की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित होने से है, जबकि मानसिक मंदता में सामान्य कार्यप्रणाली बाधित नहीं है, औसत से कम वर्क कर रही है, जैसा उसे करना चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रही है। अधिगम अक्षमता अयोग्यता और उपलब्धि में स्पष्ट अंतर दिखाता है और इससे बच्चा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया अक्षम होता है। जबकि मानसिक मंदता सीखने की अक्षमता है और इसमें बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रॉब्लम करे। अधिगम अक्षम व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रसित हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन मानसिक मंद व्यक्ति निश्चित तौर पर अधिगम अक्षमता से ग्रस्त होगा। अधिगम अक्षमता किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, जबकि मानसिक मंदता का जो प्रतिशत है, वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। अब अधिगम अक्षमता किसी में भी हो सकती है और ये चीज़ पुरुषों में ज़्यादा पाई जा सकती है, ये रिपीट हुआ है। अधिगम अक्षमता वर्सेस स्लो लर्नर्स और पिछड़े बालक, तीनों संप्रत्यय हम समझेंगे। तो अधिगम अक्षमता पद भ्रमवश स्लो लर्नर्स बालकों के लिए भी कभी-कभी हम यूज़ कर लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य में एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन दोनों पदों का एक प्रयोग करती है, लेकिन दोनों पदों में बहुत बड़ा अंतर है और इन दोनों का एक जगह पर प्रयोग किया जाना अनुपयुक्त है। दोनों पद एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर है और ये आप देख सकते हैं। स्लो लर्नर्स औसत से कम बुद्धि वाला बालक है, जिसके सोचने की क्षमता उस आयु समूह के बालकों के निश्चित किए गए मानदंडों से कम होती है। ऐसा बालक विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए उसके लिए जो उस आयु समूह के सामान्य बालकों की तुलना में प्रगति है, उसमें धीमा रहता है, जबकि अधिगम अक्षम बालक औसत से कम या औसत से ज़्यादा बुद्धि वाला होता है, जिसमें कुछ विशिष्टताएँ होती हैं और वह अधिगम को कठिन बना देती हैं। इस प्रकार अधिगम अक्षमता स्लो लर्निंग से बिल्कुल अलग है। अब पिछड़े बालक कौन है? पिछड़े बालक एक सापेक्ष पद है। अधिक जिसकी व्याख्या शिक्षा, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में की जाती है। यह शब्द हम शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा किसी तरीके की अक्षमता से ग्रस्त हो सकता है कि वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो सकता है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है वो वंचित बालक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अधिगम अक्षम है। निष्कर्ष क्या होगा? हमने इस तरीके से अधिगम अक्षमता की अर्थ, प्रकृति, लक्षण और विचारों पर चर्चा की और इस बात को जानने की कोशिश की कि अधिगम संबंधी कठिनाई से अधिगम अक्षमता किस प्रकार अलग है। अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार हैं, उनके लक्षण और कारण, उपचार और प्रभावित होने वाले कौशलों की भी चर्चा इसमें की गई है। इसलिए अब हमें अधिगम अक्षमता को शिक्षा के क्षेत्र में समझना होगा। अधिगम अक्षमता का अन्य प्रकार की अक्षमताओं से जैसे कि मानसिक मंदता, स्लो लर्निंग या शैक्षिक पिछड़ापन आदि से अंतर भी आपने इस इकाई में देखा है। आज हम सबका शिक्षा अधिकार है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बाद जो हम बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को संविधान में जगह दे चुके हैं, ऐसे में चाहे बच्चा किसी भी तरह का हो, शिक्षा उसका अधिकार है और ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करना हर शिक्षण संस्था और हर व्यक्ति का कर्तव्य है।
अधिगम अक्षमता वाले बालकों को समाज में सही दिशा दी जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि माता-पिता को भी ऐसे बालकों को सही से कैसे व्यवहार किया जाए, इस बात की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे उनका बच्चा समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। धन्यवाद।